क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 200। वृंदा बता प्रॉफिट कितना है इस साल? 5 लाख। ध्यान से पढ़िए प्रॉफिट लास्ट ईयर माइनस का 1 लाख था, सरप्लस का बैलेंस नोट नंबर 1 में दिया होगा। लास्ट ईयर माइनस का 1 लाख था, इस साल प्लस का 4 लाख है। तो माइनस के 1 लाख में ऐसा क्या जुड़ गया जो प्लस का 4 बन गया? डेफिनेटली प्लस का 5 लाख। जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो इसमें बहुत चांस होते हैं मिस्टेक होने के, माइनस प्लस करने में। ध्यान समझे, जो प्लस का 1 से प्लस का 4 हुआ तो 3 का गैप है, लेकिन माइनस के 1 से प्लस का 4 हुआ है तो 5 का गैप है। नेट प्रॉफिट फोर लाख में से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस का 1 लाख तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये 5 लाख बन जाना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट लिखा है कि 12% के जो डिबेंचर हैं वो रिडीम करेंगे हमने 31 मार्च 2015। किसी साल की शुरुआत में रिडीम करें कि साल के एंड में रिडीम करें? साल के एंड में रिडीम करें सर, ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015, साल के एंड में रिडीम करें। कुछ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसका अमाउंट बताना। 1 लाख रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तानिश प्लस के माइनस? माइनस। डिबेंचर रिडीम करना मतलब लोन चुकाना, लोन चुकाएंगे पैसा जाएगा, आउटफ्लो। आशी बताइएगा 31 मार्च की बजाय ये 1 अप्रैल को डिबेंचर रिडीम कर रहे होते तो इस 1 लाख की जगह क्या लिखते? तो इस 1 लाख की जगह क्या लिखते अगर डिबेंचर रिडीम साल के एंड में नहीं साल की शुरुआत में कर रहे होते तो? पर तो भी सेम रहता, लोन किसी भी दिन चुकाएं उतना ही पैसा जाएगा, लोन चुकाना 1 लाख ही रहता। कृष्णा डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तू हेल्प कर। 10 लाख पे कैलकुलेट करूं कि 9 लाख पे करूं कि 1 लाख पे करूं? ये सर मैं 9 लाख पे देखिए मुझे डिबेंचर वाला पॉइंट। साल की शुरुआत में 10 लाख रुपए के डिबेंचर से हमने 1 लाख के रिडीम कर दिए तो 9 लाख के बच गए। ये क्वेश्चन है। 10 लाख के शुरुआत में थे, 1 लाख के हमने लोन चुका दिया तो डिबेंचर बच गए 9 लाख। ऐसे ही अब इंटरेस्ट किस पर दें ये सोचना है। तो इस 10 में इन एनुअल जुड़े हुए हैं, ये जिसके लिए होगा रही है आपको, बट 10 का हिस्सा है 1, 10 का हिस्सा है 9, 10 में से 1 चुकाया और 9 बचा, ऐसे ही है। तो एक तरह से क्वेश्चन ये है कि इस 1 लाख पे इंटरेस्ट देगी नहीं और इस 9 लाख पे इंटरेस्ट देगी नहीं, ये क्वेश्चन ना देखा जाए हैं। ये जो 9 लाख रुपए के डिबेंचर थे पूरे साल में लोन यूज करा हमने, पैसा यूज कर इंटरेस्ट देना बनता है, इस पे इंटरेस्ट देंगे। इस 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे तो पूरे साल यूज करा पैसा, साल के बिल्कुल एंड में लोन चुकाया तो साल यूज करके इंटरेस्ट देना बनता है, इस पर भी इंटरेस्ट देंगे। तो 9 और 1 दोनों पर इंटरेस्ट देंगे तो बेसिकली 10 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट देंगे 10 लाख। वृंदा डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ लिखूं, कोई एक जगह बताइए। फाइनेंसिंग। डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करना ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग में आएगा 10 लाख का 12%।
श्रुति प्लस करेंगे माइनस करें? प्लस माइनस। लोन पे इंटरेस्ट दे रही हो कि ले रही हो? लोन पे इंटरेस्ट दे दें, आउटफ्लो माइनस हो। कुछ और काम लिखे डिवेंचर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग 3 चलन छोड़ने के बाद लिखना कुछ का प्लस के माइनस प्लस प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस हो चुका होगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए इसे ऐड बैक कर रहे हैं रिवर्स करने के लिए, इसलिए इसे ऐड बैक कर रहे हैं रिवर्स करने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है टैक्स 1,40,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कहां आता है ये टैक्स पेड? ऑपरेटिंग प्लस के माइनस माइनस, तो इस पेज की सेकंड लास्ट लाइन है ये, इस पेज की सेकंड लास्ट लाइन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सेकंड लास्ट लाइन लेस टैक्स पेड। एग्जाम्पल को ऐसे ही करना, लाइन छोड़ करके लिख दिया, जहां पे आइटम है जहां पे लिख दिया। अब सोचोगे पूरी प्रेजेंटेशन मुझे बढ़िया करनी है, एग्जाम में छूटनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन 3 दिन में पढ़ना पड़ेगा, बीच में 3 लाइन छूट गई एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल शीट में जब हम काम करते हैं तो ऐसे करते हैं, 5 लाइन लिख दिया और शीट रो ऐड कर दी, ये रो डिलीट कर दी, एक्स्ट्रा हो गई। चलिए अब हमने कंप्लीट कर लिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम कॉस्ट अकाउंट्स पर आ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंट में पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया हमने प्रॉफिट बताने का, सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया डिबेंचर का, थर्ड पॉइंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट ईयर 1 लाख, करंट ईयर में 3 लाख। आशीष क्या करे, कहां लिखूं उसको? ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। कृष्णा आपके तरफ से क्या करना चाहिए? तो बैलेंस शीट में 10 ले। परफेक्ट आंसर है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब लैंग्वेज में आपके ऑप्शन है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन है जी, सिंपल। 1 लाख रुपए का लोन था, वो बढ़ करके 3 लाख का हो गया, इसका मतलब हमने इस साल 2 लाख रुपए का लोन लिया है। लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग प्लस। और ऑपरेटिंग में आने की तो कोई वजह ही नहीं, तो ऑपरेटिंग में वो आइटम आएगी जो पीएनएल में आती है और ऑपरेटिंग नहीं होती, ये पीएनएल में नहीं आती, तो क्यों रिवर्स करें इसको? नेक्स्ट है जी प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में जनरली हमारी assumption क्या होती है, प्रेजम्पशन क्या होती है कि लास्ट ईयर का पेड होता है और करंट ईयर का मेड होता है। लास्ट ईयर का दिया हुआ है 1,80,000, तो मतलब 1,80,000 पेड होना चाहिए, लेकिन पेड है कितना एक्चुअल में? 140 पेड है, तो ये सर मैच नहीं हो रहा। नीड आई सर अकाउंट बनाने की। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट।
इस अकाउंट के अंदर सर एग्जैक्टली 4 आइटम आनी है, कुछ ना कुछ उठा लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी कैरीज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हमने बैलेंस बीडी लिखा क्रेडिट साइड। बैलेंस बीडी अगर क्रेडिट में है तो बैलेंस सीडी डेबिट। जब प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये प्रोविजन मेड है। डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट ये टैक्स पेड है। इन 4 में से 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वहां से देख करके आप लिख सकते हैं। और चौथी आइटम निकलेगी एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो 2014 का जो बैलेंस है 1 लाख रुपीज, ये बैलेंस बीडी है। 3 लाख रुपीज बैलेंस सीडी है। टैक्स है तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया। अच्छा सर मैं बैकवर्ड से ही कह रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 है। टैक्स पेड टू बैंक में 1,40,000 है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन, ये वाले 3 अमाउंट गिवन। ये अमाउंट कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर से आया है, ये मैं बताना है। ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया। रिदम बताइए 1 लाख रुपए कहाँ लिखो? ऐड करें टैक्स में। करेक्ट है, जो ऑपरेटिंग में ऐड कर लीजिए, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये टैक्स मेड पेड नहीं, मतलब कितना अमाउंट हमने घटाया होगा पीएनएल से, इसलिए अब वही अमाउंट ऐड बैक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ताकि इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए, खत्म हो। जो मेड होता है वो ऐड होता है सबसे ऊपर, जो पेड होता है वो लेस होता है सबसे नीचे। नेक्स्ट आइटम मशीनरी। वृंदा मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, पुराना बैलेंस में दिया हुआ है, क्या लगता है परचेज हुई कि सेल हुई? परचेज। परचेज हुई सर। लास्ट ईयर 16,42,000 का बैलेंस था, इस साल 24,06,000 का बैलेंस है, बढ़ रहा है। तो सर बढ़ने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, परचेज। कृति आप बताएंगे कितने रुपए की मशीन परचेज करी? खुशी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ मशीन 7,64,000। 7,64,000। बाकी सब सहमत हैं? यस। उसको ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? चला लगाना है। ये आउटफ्लो, मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, ध्यान रहे। मशीन आ रही है, इनफ्लो ऐसे नहीं सोचना, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सिर्फ कैश पे फोकस करना है। कैश का इनफ्लो है तो कैश का आउटफ्लो ये देखना। मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। तानिश एक्टिव डेप्शन अकाउंट पे नजर मारें। लास्ट ईयर बैलेंस था 2,02,000, इस साल के एंड तक बैलेंस हो गया 4 लाख। तो क्या लगता है क्या होगा? जो डिफरेंस है 4 लाख और 2,02,000 रुपए, डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? डेप्शन है सर, करंट का डेप्शन है वो, जो एक्टिव डेप्शन अकाउंट का जो डिफरेंस है। एक्टिव डेप्शन अकाउंट बताता है परचेज से लेके टोटल डेप्शन तक का। तो सपोज असेट्स 5 साल पुरानी है तो 2,02,000 5 साल का डेप्शन टोटल है, और 4 लाख 6 साल का डेप्शन टोटल है। आशीष कहाँ आएगा डेप्शन? सर ये ऑपरेटिंग
प्लस के माइनस प्लस अमाउंट बताएंगे इसका 1,98,000 एक्सपेंडिचर अकाउंट बढ़ता है हमेशा क्योंकि करंट रिडक्शन जुड़ता है इसका नाम ही एक्यूमुलेटेड है। जैसे बढ़ता हमने स्टैट्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ लिखते थे तो हमेशा बढ़ती थी, इसमें फ्रीक्वेंसी जुड़ती रहती है। जब भी एक वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान दें कि जो माइनस करने के बाद एंड में बच रहा है वो काम की चीज नहीं हो, बेकार चीज है। 14,40,000 इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ऊपर की इन्फॉर्मेशन जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो परचेज से बताता है, जो एक्चुअल एक्शन अकाउंट का डिफरेंस है वो एक्शन बताता है। जो ऑटो कॉल में आ रहा है 14,40,000 20,00,000 कुछ नहीं बता रहा, इसलिए वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6 पॉइंट पर आ गए गुडविल रीजन पढ़ा। गुडविल को देख के क्या लगता है क्या हुआ है, परचेज हुई है, सेल हुआ है, क्या हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। क्या ट्रांजैक्शन बताइए, आंसर नहीं। परचेज हुई है कि सेल हुई? सेल भी वृंदा बता। Amortization. अमोर्टाइजेशन हुआ है जी। देखिए ध्यान से समझें, एसेट अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है परचेज। एसेट अगर घट रही है तो उसके पीछे दो वजह हो सकती हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक सेल। तो दोनों में क्वेश्चन में बताया नहीं कौन सी वजह है, तो क्या प्रिजम्पशन रहेगी? डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेल हर साल नहीं होती लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल होता है। इसलिए जब भी एसेट घटे तो डेप्रिसिएशन ही मानो, सेल नहीं। एसेट इंटेंजिबल है तो वर्ड टर्मिनोलॉजी हम डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन यूज करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000, गुडविल अमोर्टाइज लिख सकते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए और कहीं नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग। नेक्स्ट स्टॉक एंड ट्रेड, कृति स्टॉक एंड ट्रेड बताइए किधर लिखें? 1,24,000. किधर लिखें? Operating. ऑपरेटिंग। खुशी प्लस के माइनस सूत्र छोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर So minus. 1,24,000 माइनस। सर बढ़ रहा है स्टॉक, तो स्टॉक के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, बढ़े तो घटा घटे तो बढ़ा। करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन, बढ़े तो घटा घटे तो बढ़ा, इसीलिए इंक्रीज इन्वेंटरी माइनस। कंप्लीट हो गई इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट हो गई नोट्स को कहां सब बैलेंस शीट में झांकते हैं। उसका शेयर कैपिटल देख के क्या लगता है क्या हुआ? इशू हुआ है शेयर इशू हुआ है, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस तानिश अमाउंट बता, प्लस के माइनस प्लस। 8 लाख से शेयर 10 लाख के हो गए, बढ़ गए, हमने इशू करे हैं। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख रुपए लेते हैं। इनफ्लो ऐसे प्लस जिसके आगे नोट नंबर मेंशन है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसको स्किप कर देंगे हम। लाइब्रेरी साइड सारी कंप्लीट हो गई। आशीष आ जाइए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर्क लास्ट ईयर दिया हुआ है 1,50,000, करंट ईयर में 2 लाख। क्या लगता है सेल हुआ है रिडक्शन हुआ है? सर सेल हुआ है कृष्णा आप बताइए। सर इन्वेस्ट कर लो परचेज हुई, इन्वेस्टमेंट परचेज करी हम, है ना, इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करी। अगर सेल करते तो घट जाती, बढ़ गई। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतना अमाउंट बताएं, 50,000 प्लस के माइनस माइनस 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज करी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कैसे? 50,000 तो बढ़ेगी, अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगी, तो बढ़ रही है अगर, दैट मींस परचेज करें। सारे करने वाला
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ। करंट एसेट्स पर आ गया सर। इसके अंदर पहला पॉइंट करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लब हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लब हो जाएगा। मतलब बताओ अपनी कैश कितना? 2,40,000. 2,40,000। फिर दी क्लोजिंग कैश कितना? 2,80,000. 2,80,000। कुछ नेट इंक्रीज कितना? So 40,000. 40,000। ओपनिंग है 2,40,000, क्लोजिंग है 2,80,000, मतलब इंक्रीज है 40,000। क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग का पहला आंसर, इसका नाम बताइए, क्या नाम है इसका? अमाउंट बताइए। 6 लाख। आमिर आप नाम बताइए। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करेक्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारे पहले आंसर का नाम है, जिसमें कि टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये तीन चीजें ऐड करते हैं। आखिर आपने बताना है दूसरा आंसर कितना आ रहा है। कृष्णा नाम क्या है दूसरा आंसर का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर क्लोजिंग कैश। ठीक। 3,38,000. 6 लाख रुपए दिख रहा है मुझे। 9,35,000. 9,38,000। बाकी सब सहमत हैं? सबका सेम आ रहा है जी? Yes, sir. 9,38,000 और इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रथम तीसरे आंसर का नाम क्या है? अमाउंट होता है वृंदावन का क्या नाम है? 8,40,000। 8,40,000। Cash generated from operations. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। टैक्स पेड माइनस करने के बाद फिर भी जो आंसर है क्या नाम देते हैं उसको? Cash flow from operating activity. ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मुझे कितना आंसर आ रहा है? So 6,74,000. 6,74,000। ये मेरा ऑपरेटिंग का आंसर आया है। तो 4 आंसर आते हैं, 4 आंसर एग्जाम में चेक किए जाते हैं। 2 कॉलम बना करके हम अपने 4 आंसर हाईलाइट कर रहे हैं, बस ये फायदा होता है।
बाकी डबल वन बनाना डेफिनेटली ऑप्शनल। उसके इन्वेस्टिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 8,40,000। 8,40,000 और नेगेटिव आ रहा है। तो दानिश क्या लाइन में देखूं यहाँ का? Sir, net cash used in investment activity. ठीक, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसा आ रहा है, तो फ्लो फ्रॉम जा रहा है यूज्ड इन। माशिक फाइनेंसिंग का आंसर क्या आ रहा है? 1,80,000. पॉजिटिव में नेगेटिव? Positive. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटीज के आंसर को ऐड कीजिए और चेक कीजिए 40,000 आ रहा है कि नहीं। टू जीरो वन पेज पहले क्वेश्चन में पढ़े पॉइंट नंबर 5 रिटर्न में नहीं कर रहे हैं। पेज 201 क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 5 a right issue was made of 2000 equity shares। ये राइट इशू किसे कहते हैं बताइए? राइट इशू का मतलब क्या है? ये यहाँ पे राइट वर्ड यूज किया है, अधिकार के लिए यूज किया है, मेरा राइट है, वो वाला राइट है इसमें डाउन। सुनिए राइट इशू का मतलब क्या होता है? पहली बात तो राइट इशू नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन में आंसर वही रहेगा। सपोज हमें नहीं पता, सॉल्व कर देखते हैं एक बार क्या प्लस माइनस होगा। राइट वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इशू मेड ऑफ 2000 को 2000 शेयर इक्विटी शेयर इशू करें, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। 2000 शेयर है, 250 रुपीस फेस वैल्यू है, 70 लाख रुपीस का प्रीमियम है, सारा का पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट आएगा? 2000 इनटू 325 इशू ऑफ शेयर्स के नाम। सही है बिल्कुल। तो राइट का नहीं मतलब मिली तो भी हमारा आंसर तो हो ही जाएगा सर। आप समझते हैं नॉलेज के लिए राइट इशू क्या है? देखिए एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं और हमें पैसों की नीड और नीड है और ब्रांचेस खोलनी है, तो हम किसी चौथे पर्सन को पार्टनर बनाएं या वो 3 घर से और पैसा ले आए, ज्यादा बढ़िया क्या है? पहला ऑप्शन कि किसी चौथे को पार्टनर बना ले, वो पैसा ले आएगा। दूसरा ऑप्शन जो ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं वो अपने अपने घर से और पैसा ले आएंगे। ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2 बताइए। सोचिए, माइंड लगाइए, टाइम लग रहा है तो टाइम लीजिए। पहला ऑप्शन ये कहता है कि 3 से 4 पार्टनर हो जाएंगे, चौथा पार्टनर आ जाएगा वो पैसे ले आएगा। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि जो ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं वो अपने घर से और पैसा ले आएंगे, वो पैसा लगा देंगे। क्या ऑप्शन ज्यादा सही है? आप होते तो क्या चूज करते? पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? नहीं जज कर पा रहे? चलिए दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। समझे इस चीज को क्यों? तो आपको डिसीजन पता है किस बेस पर लेना चाहिए। कोई जैसे कोई भी चीज हम करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स चूज करते हैं तो मैं फ्यूचर में क्या बन जाऊंगा, ये सोच कर चूज करते हैं ना कोर्स।
इसी तरीके से हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि 3 पार्टनर है, चौथे से पैसा ले लेते हैं, फिर वो भी पार्टनर बन जाएगा। अब पहले फिर 3 लोगों को बंटता था, 4 लोगों को बटा करेगा, फिर किससे में कमाएगा। समझ आ रही है बात? कॉन्सिक्वेंस ये होगा ना इसका, वो 3 लोग अपने अपने घर से पैसा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो काम ब्रांच खुल जाएगी, प्रॉफिट अपनी 3 लोगों में बटेगा। समझ आ रही है बात? तो ये एक लॉजिक है, इसके बेस पर हमें आंसर देना था कि ऑप्शन 2 सही है। कंपनी में भी ऐसे किया जाता है। मान लीजिए आप सब शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी कंपनी को और ब्रांचेस खोलनी है और पैसों की नीड है, या तो एक ऑप्शन है कंपनी और मार्केट में नए शेयर इशू करे, फिर ये नए लोग भी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, प्रॉफिट सब में बटा करेगा। तो कंपनी क्या करती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करती है, यू हैव राइट टू अप्लाई फॉर शेयर, आपका अधिकार है, सिर्फ आप ही का अधिकार है। मतलब ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते उस शेयर के, सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी शेयर होल्डर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना, फ्रेश शेयर इशू करना, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसे खुद में राइट है। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल था, अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जैसे पैसे इनसे आए हैं इनसे आए, एंटर तो बैंक को एप्लीकेशन होनी है, एप्लीकेशन टू कैपिटल होनी है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट इशू हो कि नॉर्मल इशू हो। ठीक है, तो अभी राइट वर्ड से कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, ये क्लियर कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताइए कि टैक्स पेड कितना। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए कि टैक्स पेड है कितना। आंसर बोले नहीं ना, कॉपी में चेक करना है ना, इसका हो जाएगा। जो चीज मैंने 4 बार बोली है इस चैप्टर में, शुरुआत में भी, बीच में भी, एंड में भी, बस वो मिस्टेक कर रखी है सबकी सेम मिस्टेक, एक बच्चे को छोड़कर सबकी सेम मिस्टेक। ऊपर ईयर पे ध्यान नहीं दे रहे आपको कि साल की शुरुआत वाला ईयर कौन सा है और साल की एंड वाला ईयर कौन सा है। 2013 इस क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है, 14 बाद में, तो बीडी वाला ओपनिंग वाला कौन सा हुआ, 65। और सीडी वाला क्लोजिंग वाला कौन सा हुआ, 85। ये मिस्टेक थी कौन, 50,000 रुपये टैक्स पेड आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, एसेट साइड के लास्ट आइटम।
preliminary expenses last year 85,000, करंट ईयर 25,000 घट गए, मतलब हमने एक्सपेंसेस राइट ऑफ करे हैं, पीएनएल अकाउंट में आया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए इसको ऐड बैक कर देंगे। 60,000 रुपीज ये ऐड बैक हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद। ये बिफोर टैक्स के बाद की जितनी जो कैटेगरी है, ये जो एरिया है, ये पीनल का एरिया है, सारी पीनल की एड होगी। यहाँ पर आएगा एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एड 60,000। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2 पढ़ो और अपनी कॉपी में लिख दो कि ये कहाँ और कितना कितना अमाउंट आएगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग में इतना आएगा, इन्वेस्टिंग में इतना आएगा, फाइनेंसिंग में इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट वाला, कौन कौन सी एक्टिविटी में आएगा और कितना कितना अमाउंट आएगा, किस लैंग्वेज से आएगा। मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे बस 2 लाइन या 3 लाइन का आंसर चाहिए। ट्राई करें। मैंने अपने नेक्स्ट वीक का शेड्यूल लिखा है। चैप्टर कैश फ्लो खत्म हो गया तो आपके रिवीजन नोट स्टार्ट होंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, क्लासेस में भी चलेगा। सैटरडे को क्लास है, संडे को क्लास है 2 घंटे 11 से 1 बजे टेस्ट होगा कैश फ्लो चैप्टर का। ट्यूसडे और थर्सडे ऑफ। चेक करा लिया 2 बच्चों ने, दोनों को सही है। ठीक, चलिए ऑपरेटिंग में 7,000 रुपए प्लस होंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्वेस्टिंग में 28,000 प्लस होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 1। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में कहाँ कितना कितना अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके बताना। प्रॉफिट लॉस भी आ गया, परचेज सेल भी आ गया, डिडक्शन भी आ गया।
तो जी चेक कर रहे हैं